अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र इलाली साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में बड़ी तेज़ी आ गई है और लग रहा है आने वाले दिनों में मज़ीद बदतमीज़ी भी आने वाली है, क्योंकि जिस किस्म के इल्ज़ामात शुरू हो गए हैं उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि आने वाले दिनों में सियासत में दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ेगा और एक दूसरे पर इल्ज़ामात की यलगार होगी और इसके साथ साथ शायद बिलो द बेल्ट्स भी हमले किए जाएंगे, क्योंकि आज हमने देखा कि जिस तरह के तुंदो तेज़ बयानात PMLN की जानिब से दिए गए, फिर उसका जवाब PTI की जानिब से दिया गया। इससे ये कहना बईद नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। जिस तरह वो आजकल कसाई बुगदे और छुरियाँ तेज़ कर रहे हैं, इसी तरह हमारे जो सियासी रहनुमा हैं उन्होंने भी अपनी ज़ुबानें तेज़ कर ली हैं। बहरहाल इल्ज़ामात तो लग रहे हैं, क्या इन इल्ज़ामात को किसी मंतकी नतीजे तक पहुँचाया जाएगा या नहीं, और क्या ये सिलसिला ज़िमनी इलेक्शन तक इसी तरह से फ़िलहाल बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। क्या वाकई इमरान खान साहब इदारों पर इस हद तक तनकीद कर रहे हैं कि जहां हम ये कहें कि रेड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, या फिर अभी मामलात उस नहज पर हैं कि जहां पर दोबारा से उनके मामलात सेटल हो सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ और मुख्तलिफ इदारों के साथ। ये सब बातें और इसके साथ साथ इसी में शामिल करेंगे एक और जो ऑडियो लीक सामने आई है मुबैना तौर पर साबिक़ खातून अव्वल की, और जिसमें ये कहा जा रहा है PMLN की जानिब से कि जी ये अपने जो सोशल मीडिया हेड हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि किस तरह गद्दारी के इल्ज़ामात लगाने हैं मुखालिफिन पर। तो ये सारी चीज़ों के बाद अब सियासत किस तरफ जाती नज़र आ रही है, इसके हवाले से ख़ास तौर पर गुफ्तगू करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। पहले जाऊँगी मैं इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, थोड़ा ये आज जो इल्ज़ामात लगे हैं, पहले करप्शन के और फिर साथ में बुशरा बीबी पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं PMLN, आप समझते हैं कि ये बार बार जो बुशरा बीबी पर इल्ज़ामात लगाए जाएं या उनके बारे में गुफ्तगू की जाती है, इस पर PTI हमेशा बड़ा रिएक्ट भी करती है, तो ये जानबूझकर PMLN की जानिब से किया जा रहा है या वाकई इस ऑडियो की कोई फॉरेंसिक होनी चाहिए ताकि पता चले दूध का दूध और पानी का पानी हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुशरा बीबी को मुआवरा तो नहीं है आइन और कानून से या किसी भी चीज़ से, लेकिन किसी भी, सिर्फ बुशरा बीबी की बात नहीं है, किसी भी खातून पे बात बिल्कुल झूठ की बुनियाद पर और सियासत में मुखालफत की बिना पर नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इसका फॉरेंसिक टेस्ट ज़रूर होना चाहिए ताकि ये पता चले दूध का दूध और पानी का पानी हो कि आया वाकई ये ठीक है या गलत है, या जो भी इसकी हकीकत है वो सामने आ जाए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तमाम ख़वातीन की जो इज़्ज़त है, वो चाहे मुस्लिम लीग नून की हों, पीपल्स पार्टी की हों, PTI की हों, किसी भी मकतबा फ़िक्र से उनका ताल्लुक़ हो, मैं समझता हूँ घर में काम करने वाली मेड से लेके खातून अव्वल तक तमाम औरतों की इज़्ज़त करना हम सब पे फ़र्ज़ है। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, अब आ जाते हैं इल्ज़ामात की, तो बात, लेकिन एक सेकंड इमरान साहब, इसमें मैं ये ज़रूर आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं फॉरेंसिक होना चाहिए। बहुत सारी पहले भी जो ऑडियो वीडियोज़ आई हैं उनके फॉरेंसिक भी सामने आए हैं, उसके बावजूद भी वो मामलात कहीं सेटल नहीं हुए, वो हमेशा हवा में ही मुअल्लक हो जाते हैं। तो मकसद ये कि फिर अगर ये या तो फिर इनका कोई फैसले की कोई तय कर ली जाए, तयन कर लिया जाए, और या फिर इसको डिस्कस ही ना किया जाए, दोनों में से कोई एक काम तो होना चाहिए। देखिए बात ये है कि जब कोई वीडियो या ऑडियो सामने आएगी, किसी की भी आए, तो डिस्कस तो होगी। ये तो नहीं हो सकता कि वो डिस्कस ना हो, क्योंकि 50% चांसेस उसके सच्चे होने के और 50% उसके झूठ होने के। ऐसे ही है ना। अब मैं या आप तो नहीं फैसला कर सकते कि ये बात ठीक है या गलत है, सच है या झूठ है, और फैसला जिन्होंने करना है फर्क नहीं पड़ता, आवाम को कहाँ फर्क पड़ता। हाँ, इसलिए बात ये है कि अगर कोई ऑडियो या वीडियो आएगी तो डिस्कस तो होगी, आप उसको इस बुनियाद पर रोक नहीं सकते। मेरा ये कहने का मकसद, जिस तरह स्पेशली आके जो पार्टीज हैं वो आकर उस पर अपना मौक़िफ़ दें, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात वो इसलिए मौक़िफ़ दे, सुन लें, वो इसलिए मौक़िफ़ दे रहे हैं कि वो इसको सच समझते हैं। वो उनका ये कहना है कि ये 100% ठीक है, और शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि ये गलत है, झूठी है। तो अब देखें, दोनों अपना मौक़िफ़ जो है वो उसी तरह से पूरी तंदही और पूरी यकसुई के साथ बयान कर रहे हैं। फैसला तो ये होना चाहिए ना कि सही है या गलत है। इसी पे जरा हिलाल साहब का भी लूं, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हिलाल साहब, आपका क्या कमेंट है इस ऑडियो पर जो आई है और इस पे बड़ी डिस्कशन भी हो रही है? देखिए, अफसोस से कहना पड़ता है कि जिधर जब भी आप ऑडियो निकालेंगे, फेक ऑडियो या फेक वीडियो, एक मीडिया सेल से जो मशहूर है इस वक्त एक पार्टी का, या कोई और जगह से,
एक चीज तो पक्का है ना, उसका जवाब आपको मिलेगा। अगर वो सही हो या गलत हो, जवाब आपको मिलेगा। अगर वो सही हो और इट शोज अप के दूसरे पार्टी को इन अ बैड लाइट, मैं आपको यकीन करके कह सकता हूं कि उनके पास भी ऐसे वीडियो निकलेंगे जो उनकी औरतें जो हैं, खास तौर पे खातून जो हैं, इट शोज देम ऑफ इन अ बैड लाइट। अगर आप बैठ के कभी शहबाज गिल के किस्से सुने तो माय गॉड, मैं समझता हूं कि क्या ये वीडियो, क्या ये ऑडियो जो है, क्या बताता क्या है ये? व्हाट डज इट शो? माने पाकिस्तान की क्या चीज है जो बता रहा है इस वक्त? मैं तो कहता हूं आपको सीधी सादी बात ये, खुदा के लिए जब आपके पास एविडेंस होता है करप्शन का, निकालें उसको, ले जाएं कोर्ट को, ले जजमेंट और जेल में भेजें। ये ब्लैकमेल करने के लिए लोगों को ना इस्तेमाल करें, औरतों को ब्लैकमेल करने के लिए और आपकी सोसाइटी की गंदी हरकतें दिखाने के लिए डोंट डू दैट। इसलिए इसमें कोई जीत नहीं है, आपका मुल्क भी नहीं प्रॉस्पर करेगा। देखिए, अगर इमरान खान कहता है कि शरीफ के साथ करप्ट है ये वो और हाथ नहीं मिलाता है, वो पहले दिन से कह रहा है, और उनका अगर है करप्शन तो वो एविडेंस ले जाएं और प्रेजेंट करें, और ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे लोग जब पावर में आते हैं या पावर में ना भी हो, उनका काम ये है एविडेंस पेश करो और कहो ये गलत है, ये देखो गलत है, एलिगेशन झूठ है। ये तो जाके वो जो क्राइम होता है उसको लॉ ही बदल देते हैं। माने जो एक दिन क्राइम होता है दूसरे दिन कोई ऑफेंस नहीं होता है। ये तो यू चेंज द लॉ, ये तो तरीका नहीं है। और नतीजा क्या हुआ इस किस्म के? इससे नतीजा क्या हुआ समीना? नतीजा ये हुआ कि IMF उठ के खड़ा हो गया, कह रहा हम नहीं मानते पाकिस्तान के जो कानून है करप्शन के खिलाफ। ये जो चेंजेस हुए हैं इसका मतलब ये है एक कमीशन बिठाओ। पाकिस्तान को ऑर्डर मिला है कि एक कमीशन बिठाओ और इस किस्म के चेंजेस जो कानून में हो रहे हैं, जो जाहिर है वो समझते हैं गलत हैं, और जो बताता है कि आपके मुल्क में कोई ऐसा कानून नहीं है करप्शन के खिलाफ, वो जानना चाहते हैं ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसके बाद वो कहेंगे इसको ठीक करो। ठीक, प्लीज अंडरस्टैंड, ये आप लोगों की जो लड़ाई है ये किधर ले जा रहा है मुल्क इससे को? मुल्क को नुकसान हो रहा है। और खुद मरियम साहिबा ने भी कल इस बात को एडमिट किया कि नाक से लकीरें खिंचवा रहा है IMF भी। आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी राय पॉलिटिकल सिचुएशन पर। भट्टी साहब, बड़ी ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद गर्मा गर्मी नजर आएगी सियासत में, और खासतौर पर ज़िमनी इलेक्शन तक तो काफ़ी टेम्परेचर जो है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी, एक दूसरे पर इल्ज़ामात फिर से लगे, वो ऑडियो लीक जो सामने आई है उसके हवाले से भी बड़ा PMLN कन्विंस्ड है कि जो साबिक खातून अव्वल हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं और ये सही ऑडियो है। आपकी ज़ाती राय में ये ऑडियो वीडियो का जो सियासत है ये किधर लेके जा रही है मुल्क को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, एक इमरान यकूब साहब और अलाली साहब को मेरा सलाम अर्ज करें। वालेकुम सलाम। जो खिदमत और इबादत थी उसको इन्होंने गलाजत बना दी है। इनफैक्ट ये हुकूमत आई थी अमेरिकन मरासले के बाद इमरान खान के मुताबिक, माशी तौर पर ये मुल्क को बचा नहीं सके। IMF खुद ब्लैक कह रहा है कि हम आपसे मुतमिन नहीं है, आपने करप्शन को लीगल कर दिया है। महंगाई इस कदर हो चुकी है कि हर आदमी एक वक्त की रोटी नहीं खा सकता। अब इन्होंने एक बाकायदा मीटिंग में कहा कि इमरान खान की करप्शन का केस कोई हमारे पास नहीं लग रहा, हमने 3 महीने कोशिश कर दिया। अब उसकी फैमिली की करैक्टर असैसिनेशन के लिए अरबों रुपए रखे हैं, अरबों रुपए। आने वाले दिनों में इमरान खान और चंद साथियों के बारे में सख्त तरीन काम किए जाएंगे। और इमरान खान साहब को भी मैं कह रहा हूँ अपनी हिफाजत करें। वो साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब एक स्ट्रेटेजी के तहत, इमरान यकूब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई है, उस पर तो अल्लाह ने रखा, लेकिन इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, 15 साथियों को खतरा है, और उसके लिए बाकायदा काम शुरू कर दिया गया है। क्योंकि इन पे माशी सूरत हाल इनसे नहीं समझ रही, इत्तेहादी इनसे नाराज, सख्त तरीन हुकूमत छोड़ने को कह रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल के हक में
हाजा आसफ और शाहिद हक्कान अब्बासी ट्वीट कर रहे हैं और नवाज शरीफ चाहते हैं वो वजीर आजम बने, मरियम और हमजा साहब एक पेज पे नहीं। अब सारी महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए इमरान की मजीद लंदन में और कुछ और जगह पे जो जाली ऑडियो वीडियो बनाते हैं उनकी खिदमात ले ली गई है, और आइंदा आपको ऐसी 15-20 वीडियो और ऑडियो आएंगी। मेरी एक तो दोनों बड़ी जमातों से, हुकूमत और अपोजिशन से गुजारिश है, खुदा के वास्ते नई जनरेशन को ये गंदगी की तरफ ना घसीटे। भट्टी साहब काम करें। भट्टी साहब आपने बड़े तहलका अंगेज इंकशाफात कर दिए हैं। मुझे ये बताएं कि ये सियासतदान जो हैं इनके मामला तो चलते रहते हैं, हमारे यहाँ तो रविश ही जो है सियासत की वो इस तरह की है कि एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाएं और टाइम गुजारें। लेकिन ये जो आपने 15 सहाफ़ियों का जिक्र किया, ये ज़रा कुछ बताना पसंद करेंगे कि इसकी क्या वजह है? उन सहाफ़ियों ने किसी को क्या तकलीफ पहुँचाई है? मैं आपको ईमानदारी से इमरान साहब कह रहा हूँ, उन बेचारों का एक कसूर है, वो बिके नहीं, वो झुके नहीं। अयाज मीर की पिटाई मुझे बता दे क्यों हुई है यार? 71 साल उम्र, दबंग है। हलाली साहब की तरह उनका स्टाइल है सीधी बातें करना, मुनाफकत नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। वो हुकूमत और अपोजिशन दोनों पर तनकीद करते हैं। सहाफियों को कहा जा रहा है इन्हें मरवा दो और इन्हें प्रोग्रामों में ना बुलाओ, और इस कदर की जा रही है। मैं आर्मी चीफ से गुजारिश करता हूँ, खुदारा कोई एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाए और पता करे कि कुछ लोग जो भी हैं, जो ब्रिज होते हैं सहाफत और अदारों के दरमियान, वो गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुल्क हमारा है, ये फौज हमारी है, सियासतदान हुकूमत है, ये अपोजिशन हमारे हैं। और नून लीग की इमरान यकूब साहब बहुत गलत हिकमत अमली बना रहे हैं कि जब करप्शन इमरान खान की नहीं मिली, अब उसके 3 बच्चे कहते हैं। और आज आपने देखा होगा ताड़ मलक अहमद खान साहब, जिनका इस हुकूमत लाने में बड़ा अहम किरदार है, उन्होंने भी जो जुबान इस्तेमाल की वो शहबाज शरीफ के बहुत करीब है। इसके पीछे ख्वाजा साद रफीक और दूसरे उधर एजाज सादक कर रहे हैं। क्या ये तवज्जो मकसद यही है कि लोग महंगाई की तरफ ना आए, लोड शेडिंग की तरफ ना आए, ये बात ना करे? उन्हें जो मैं उलझा दो जो आपका इशू नहीं है। मेरा आपका इशू क्या है? बिल ज्यादा आ गया है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जा ही नहीं सकते, वो पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, गन्नू महंगी हो गई है, चीनी महंगी हो गई है, दाल मसूर 35 रुपए हो गया। अच्छा भट्टी साहब एक सेकंड भट्टी साहब, आपने ना 2-3 दफा ये जिक्र किया कि इमरान खान के खिलाफ करप्शन के कुछ सबूत नहीं मिले, लेकिन नून लीग के जराए जो हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ अगर करप्शन की तहकीकात या इल्ज़ामात की बात की जाए तो ये सिर्फ ट्रेलर है, उनके पास बड़े कुछ सबूत उनके हथे लग गए और वो बहुत जल्द जो है वो बमा सबूत के वो चीज़ें सामने लाने वाले हैं। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपके पास तो अंदर की खबरें होती हैं? देखें, इमरान खान के बारे में डायरेक्ट कुछ नहीं है, फरा के बारे में चीजें हैं, और मैंने इसका इजहार आज से 3.5 साल पहले किया था। इमरान खान के बारे में नहीं है। ये तो कहते थे आसफ अली जरदारी का सिरे महल और स्विस बैंक हम लगा के घसीटेंगे, इसको पैसे देंगे। मुझे बताएं, इन्होंने आसफ अली जरदारी को घसीट लिया? ये तो कह रहे थे सिरे महल उसका, वो अरबों रुपए स्विस बैंकों में पड़े हैं पाकिस्तान के। कौन सी एक बात पूरी की है? 91 में मोहतरम नवाज शरीफ साहब की एक कटिंग अखबार की मेरे पास पड़ी है, जफर हलाली साहब की जवानी की, कि वो कह रहे थे मुझे 1 साल हुकूमत मिले तो मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा, यहाँ सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो मुझे बताए, सियासतदान करे इमरान खान पे, अगर उसने करप्शन की है तो मैं उसको डिफेंड क्यों करूंगा? लेकिन करप्शन करें यार, फैमिलियों पर ना आए। लेकिन भट्टी साहब, सबकी एक जैसी। भट्टी साहब, ये तो इमरान खान साहब भी कहते थे कि मैं हुकूमत में आके इनके हलक से निकालूंगा और लूटी हुई दौलत सारी वापस लाऊंगा, लेकिन 3.25 साल में ना ला सके। उन्होंने भी तो कुछ नहीं इनसे बरामद किया। देखें, यही तो, ये बात भी आप सच है, लेकिन इमरान खान ने 24 अरब की करप्शन की मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो गया था। 6 महीने जिस मुल्क में अदालतों में फर्दे जुर्म ना लगे। मैं उनका कोई स्पोक्समैन नहीं हूँ,
लेकिन इमरान खान मेरी इतला के मुताबिक किसी करप्शन के केस में मुलव्वस नहीं होगा तो मैं सबसे पहले खुद ब्रेक करूंगा। और इमरान अच्छा हिलाली साहब, आज एक और भी इल्जाम लगाया PMLN ने, वो ये कि जी वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल रेड लाइंस क्रॉस कर दी खान साहब ने फौज पर तनकीद करके, और बड़े बड़े वैसे ये भी खुशगवार हैरत हुई PMLN जिस अंदाज से फौज को डिफेंड करी थी। आपके नज़दीक वाकई PMLN से कुछ ज्यादा कह गए हैं इमरान खान साहब फौज को या सिपह सलार को, जहां पर आर्टिकल 6 की बातें कर रहे हैं अयाज सादिक साहब? तो मुझे समझ नहीं आ रही है ये इनका मकसद क्या है। अगर आप देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में, और ये रहा है, और जब वो रोल पे आते हैं तो क्रिटिसिज्म जरूर होता है, ये हर गवर्नमेंट में के तरफ हुआ है। और अगर इस वक्त कुछ ज्यादा हो रहा है वो तो बर्दाश्त कर रहा है ना, माने जो लोग जिनके खिलाफ ये क्रिटिसिज्म है वो सुन के वो चुप हो रहे हैं, इसलिए उनको पता है कि ये एक कॉन्सिक्वेंस है ऑफ द हाइटेंड एंड प्रोमिनेंट रोल जो ट्रेडिशनली मिलिट्री हैज प्लेड इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। मैं तो वो बात पे हैरान हो रहा हूं कि ये पॉलिटिशियंस कर क्या रहे हैं, ये अपने आप को गंदा कर रहे हैं। बिलीव मी, ये एक आदमी को नहीं गंदा कर रहे हैं या एक औरत को नहीं गंदा कर रहे हैं, ये अपने आप को गंदा कर रहे हैं। देखिए समीना, मैंने एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को अंदर से देखा हुआ है, अतड़ियों से उसका देखा हुआ है। मैं 3.5 साल ऐसे जगह पे बैठा हुआ था जो अगर मेरा अथॉरिटी उधर नहीं था, हर चीज मैं सुनता था, जानता था और डिस्कस होते थे। मैं आपको बताऊं, नथिंग हैज कम आउट, कुछ नहीं निकला है। बहुत सारा करप्शन हुआ है मगर वो नहीं निकला है। और मैं इन रिफ्लेक्शन जब देखता हूं तो मैं कहता हूं शायद इट्स जस्ट एज वेल कि वो निकलता तो सब लोग जेल में जाते, कोई नहीं बचता। अगर एक आदमी आप समझते हैं बचता, मैं नहीं बचता, मैंने कोई हिस्सा नहीं लिया, मगर आई न्यू और मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता था, मैंने जाके रिपोर्ट नहीं किया। वो आप कहेंगे ये कंडोन कर रहा है क्राइम को, शायद, मगर हम लोग जो उधर रहे हैं और दरमियान में रहे हैं, बीच से देखे हैं, हमेशा रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है। हिलाली साहब, ये बहुत सारी चीजें तो ये क्या कर रहे हैं? भट्टी साहब पूछ लूं तो आप इजाजत दे देंगे? जी भट्टी साहब। अच्छा, जफर हिलाली साहब ये कहते हैं इमरान खान साहब ने लिमिट क्रॉस कर दी मौजूदा। 2018 का इलेक्शन हुआ था। जफर हिलाली साहब से मेरी ये गुजारिश है कि मुझे ये बता दें, वो कह रहे थे एस्टेब्लिशमेंट ने टोटल धांधली की या नाम लेके इस्तीफे मांग रहे थे। ये इमरान खान ने तो अभी तक किसी का नाम ही नहीं लिया, ये तो नाम लेके इस्तीफे मांग रहे थे और कह रहे थे सारा का सारा इलेक्शन धांधली है, उसमें बैठना गुनाह है। क्या वो गुनाह सारे खत्म हो गए? जफर हिलाली साहब मेरी रहनुमाई फरमाए। थैंक यू वेरी मच। मैं कभी भूल नहीं सकता वो वजीराबाद में जब नवाज शरीफ टेलीविजन पे आया और जानबूझ के एक दफे नहीं 3 दफे नाम लिया और कहता है तुम सुनो, तुमने ये किया और ये किया। उसको और हमारी फौज को कंट्रोवर्सी नहीं, इंसल्ट भी नहीं, शेमफुली उन लोगों को जाके लड़के हैं और इस मुल्क को बचाते हैं। और मैं फिर कहता हूं आपको कि वो क्यों करते हैं? अगर ये पॉलिटिशियंस ठीक होते, अच्छे होते, ईमानदार होते, वो नहीं करते। केपेबल होते, कॉम्पिटेंट होते, वो नहीं करते। मगर मैं खुश हूं कि वो करते हैं। मैं खुश हूं कि फौज इंटरफियर करता है पॉलिटिक्स में, इसलिए मैंने देखा है कि किस तरीके से उनकी इंटरवेंशन बेहतरी लाई है पॉलिटिक्स में, एक सिचुएशन को काम कर दिया है। ठीक, और मैंने उनको कहा थैंक गॉड यू गेव गुड एडवाइस, थैंक गॉड। ठीक है, लेकिन भट्टी साहब आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है अपने एक गुफ्तगू के दौरान कि जो मसाइल है मईशत के वो नहीं सेटल हो रहे इस हुकूमत से। महंगाई बहुत बढ़ गई, आम आदमी परेशान है। अब ये भी खबर आ रही है कि इसहाक डार शाह जो है वो वापस आएंगे, शायद उनको रिप्लेस करें। और हमने आज देखा कि मिफ्ता के हक में भी बड़े बयान आ रहे थे और कुछ मुखालिफत में भी। तो आपको लग रहा है कि ये चेंज किया जा सकता है, मिफ्ता को रिप्लेस करके कुछ बेहतरी आ सकती है?
देखें, नून लीग में डिवीजन वाजिया हो चुकी है। इसहाक डार साहब को नवाज शरीफ साहब वजीरे खजाना चाहते हैं। मिफ्ता इस्माइल साल को ताकतवर हलकों की भी हमायत हासिल है। आज उसके बरक्स ख्वाजा आसफ और शाहिद अकान अब्बासी उनके हक में देने इनसे माशियत बेहतर नहीं चलाई जा रही। असल इशू कौम का महंगाई, बढ़ती हुई पेट्रोल, बिजली और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें, उनसे तवज्जो हटाने के लिए सियासतदान सारा गंद उधर डाल रहे हैं कि हम वो डिस्कस ना करें कि यार दाल इतने की महंगी हो गई है, बिजली का यूनिट 3 गुना बढ़ गया है, पेट्रोल इतना बढ़ गया है। बदकिस्मती ये है, इमरान खान साहब हो या मौजूदा शहबाज शरीफ साहब, दोनों को सियासत करना हक है। ये फौज हमारी है, इसी की वजह से पाकिस्तान महफूज है। इसको क्यों बीच में ला रहे हो? आप इनकी बैसाखी ना लो, अपना सियासत मुकाबला करो, लेकिन अवाम की तवज्जो इससे हटेगी नहीं झूठे स्कैंडल लाने से, चाहे वो पीटीआई या नून लीग हो। लेकिन महंगाई इस मुल्क का हिस्सा है, इकॉनमी तबाह हो चुकी है, हम दिवालिया होने के करीब अल्लाह ना करे जा रहे हैं। इन्हें इन चीजों को फोकस करना होगा, सियासत से इंतकाम को निकालना होगा। एहतसाब करें, सबका करें, क्रॉस दी बोर्ड करें, लेकिन खुदा के लिए अवाम को रिलीफ दे। तालीम, सेहत, इंसाफ, 3 चीजें आपकी जिम्मेदारी है। 22 करोड़ अवाम की आपने ओथ लिया हुआ है, इन्हें अपने आइन में लिखा है कि हमें तालीम, सेहत, इंसाफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन साहब यही तो अलमिया है क्या? ये अपने ही मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं सब लोग और अवाम की तरफ कोई नहीं देखता। यही वजह है कि अवाम इस हाल तक पहुंचे हुए हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने शो पर हमें खासतौर पर ज्वाइन, थैंक यू सो मच। और थोड़ी सी मैं डिस्कशन में आप लोगों का कमेंट ज़रूर इस पे लूँगी जो अभी मैं बात करी थी। इमरान साहब, मैंने कुछ दिन पहले भी ये बात आपसे की थी कि इसहाक डार साहब की वापसी की बात हो रही है और ये भी बात हो रही है कि शायद वो आके वजारत को भी संभालें ख़जाना की। अब फिर से ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, अब तो उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि वो आ जाएंगे। तो अब आप क्या कहते हैं, क्या वाकई ये रिप्लेसमेंट हो सकती है मिफ्ता के साथ उनकी? देखिए, सियासत में कुछ भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी अरफे आखिर नहीं। मैंने उस दिन भी जब आपने बात की थी तो ये कहा था, लेकिन मैं आज भी आपसे ये कह रहा हूँ, उस दिन आपने कहा था ऐसा नहीं हो रहा। मैं अब भी कह रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है। मेरी बात पूरी सुन ले कि मैं अब भी क्या, मेरा मौक़िफ़ आज भी वो है। देखिए, 2-3 वजारतें ऐसी हैं जो हिलाली साहब भी मेरे से इत्तफाक करेंगे कि वजारत ख़जाना आपकी और आपकी वजारत ख़ारजा, ये ख़ास तौर पे 2 वजारतें ऐसी हैं कि जिनमें ताकतवर हलके जो हैं उनके बगैर जो आपकी मुल्की है पोजीशन और जो हालात हैं उसमें ताकतवर हलकों के साथ उनका लाइज़ॉन बड़ा करीबी होता है और वो वहाँ पे वही बंदा कामयाबी के साथ अपना काम कर सकता है जिसकी उन हलकों में जिसके मामला ठीक हो, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर हो। मेरी ज़ाती राय में इसहाक डार साहब जो हैं, देखिए वो उनका फ़िलहाल उन हलकों के साथ को बहुत अच्छा ताल्लुक नहीं है या उनकी कोऑर्डिनेशन को बहुत बेहतर नहीं है। अच्छा, अब अगर बहुत बेहतर हो जाए, देखिए यहाँ पे अगर नवाज शरीफ साहब की सुलह हो सकती है, अगर इमरान खान साहब से नाराज़गी हो सकती है, यानी एक सफ़ा कभी बन सकता है, कभी फट सकता है, कभी फिर से जुड़ सकता है, कभी फिर से स्कॉच टेप के साथ जोड़ भी तो उसमें फिर कुछ भी हो सकता है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती, लिहाजा लेकिन ये सारा आपके नज़दीक अगर ये आते हैं तो वो बेहतर संभाल सकते हैं। देखिए, बात ये है कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो इस वक्त हालात है ना, इस वक्त मौजूदा हालात, उसमें इसहाक डार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब दोनों भी हों तो वो नहीं संभाल सकते। ठीक है, मौजूदा हालात में जब तक आपके पास फौरन आपका IMF के साथ मामला नहीं होगा, आपके पास फौरन करेंसी नहीं आएगी, आपके पास बाहर से डॉलर्स नहीं आएंगे, किसी को बना दें, आप हिलाली साहब को भी बना दें तो ये हाथ खड़े कर देंगे। लेकिन अगर मामला हो जाते हैं, आपको इमदाद मिल जाती है, कर्जे मिल जाते हैं, फिर कोई जादूगर आ जाए तो यही ना कि कौन वो लेने में कामयाब हो जाता है। हिलाली साहब, आपके ख्याल से कौन बेहतर चॉइस हो सकता है? जी नहीं, देखिए सीधी साधी बात है, ये आके मिफ्ता को क्यों मदद कर रहे हैं? वो इसलिए मदद कर रहे हैं मिफ्ता को कि वो सोच रहे हैं कि भाई इसके खिलाफ बहुत लोग हो गए और इसके खामखा इसको डिस्पिरिटेड हो रहा है और वो बैक कर रहे हैं मिफ्ता को।
दार के जो लोग हैं और जो दार की अपने लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई मिफ्ता ने जब दार निकला था पहले दफे, माफ करिए, जब दार साहब भाग गए थे प्राइम मिनिस्टर के प्लेन में 2017-18 में, आपको याद होगा कि मिफ्ता जो आके कहने लगा, पहली चीज उसने ये कही कि ये डॉलर की कीमत इतनी हाई क्यों है, हम क्यों खामखा पैसे खर्च रहे हैं डॉलर को 113 में रखने के लिए। और उसके जमाने में मेरे ख्याल में 113 से 120 या 25 या 28 जो भी है गया था। तो शायद ये एक लोग, यू नो, देयर टू ग्रुप्स। मगर एक चीज तो मानना पड़ेगा तो आपको समीना, कि हमारे पास लगता है कि 2 प्राइम मिनिस्टर्स हैं, शहबाज और नवाज, 2 फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, बिलावल और हिना रबानी खर, 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, दार और रिफ्ता। भाई ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और इन लोग जो खामखा पब्लिकली आके अपने पार्टी के कुछ लोगों के खिलाफ जब सपोर्ट करते हैं एक आदमी को, उनको समझना चाहिए कि रिएक्शन ये होगा कि द गवर्नमेंट डजंट नो कि विच वे इट शुड गो। उनको पता नहीं है कौन सी डायरेक्शन में जाएं। तो न करें भाई, जाके प्राइवेटली उसको कह दें हाँ भाई हम तुम्हारे साथ हैं, फिक्र मत करो, हम बात करेंगे तुम्हारे लिए, गो अहेड। मैंने कि ये क्या जरूरत है पब्लिकली जाके बताना। हिलाली साहब, मेरी जाती राय में ना ये कोई उस तरह की ग्रुपिंग नहीं है। देखिए पहले भी लोग कहते थे कि शहबाज शीन ग्रुप है और मीम ग्रुप है और नून ग्रुप है और पता नहीं क्या, लेकिन हालात ने साबित किया कि नून और शीन दोनों एक ही। अब भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसमें मुस्लिम लीग नून में मेरे इतलात के मुताबिक कोई ग्रुपिंग नहीं है, ऐसे ही है। अब मामला ये है सिर्फ कि क्योंकि सियासी मुखालफिन की तरफ से वो समझते हैं कि जी मिफ्ता पे बड़ा प्रेशर है और मिफ्ता के खिलाफ रोज़ाना कोई ना कोई ट्वीट हो रहा है, तो उन्होंने सिर्फ उसके साथ इज़हार यकजहती के तौर पे, ये इसहाक डार साहब की वजह से नहीं, इज़हार यकजहती के तौर पे कि नहीं पार्टी की उसे सपोर्ट है। शाहिद खान अब्बासी देखिए जो है प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, साबिक वज़ीर आज़म है, ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून की एक अहम शख्सियत है। तो इसलिए भी ये किया गया कि जी ये जाहिर किया जाए कि पार्टी की पूरी सपोर्ट जो है मिफ्ता इस्माइल के साथ है, तो उससे लोग जो है वो चीज़ें मिलती हैं। बाकी हिलाली साहब जो कह रहे हैं कि सियासतदानों को इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मिल के सोच के फिर कुछ करना चाहिए। और जब वो आएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या वाकई वो रिप्लेस करने आ रहे थे या फिर वो सिर्फ अपने मामलात को देखेंगे, आगे पहले उन्हें मुकदमात का भी तो सामना करना है ना। ये थोड़ा कि आएंगे तो मुकदमात से पूछ चले जाएंगे और वो आके वजारत का ओहदा संभाल लेंगे। वैसे आजकल जादू तो बड़े हो रहे हैं, हो सकता है ये जादू भी हो जाए। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, वापस आते ब्रेक के बाद और फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। एक दफ़ा फिर से कोरोना सर उठा रहा है पाकिस्तान भर में और इस वक्त हम देख रहे हैं जिसकी छठी लहर है उसमें जो पॉजिटिविटी रेट है यानी मुस्बत केसेस की जो शरह है वो तकरीबन 4 से 5% के दरमियान पिछले 2-3 दिनों में देखी जा रही है। और इसकी वजह से ज़ाहिर तशवीश भी बढ़ी है क्योंकि कुछ शहरों में, ख़ास तौर पर कराची में अगर हम बात करें, सवाबी में बात करें, कुछ और शहरों में बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट नज़र आ रहा है जिसकी वजह से तशवीश भी ज़्यादा बढ़ रही है। क्या ये छठी लहर फिर से उसी तरह मामूलाते ज़िंदगी को मुतासिर करने वाली है जैसे हमने पहले देखा, और क्या ये उतना ही ख़तरनाक है, ये कोई नया वेरिएंट है जो फिर से सर उठा रहा है, और क्या जो पुरानी वैक्सीन है वो उसके लिए इतनी ही मौसर है या नहीं, ये और इससे जुड़े इसी तरह के बहुत सारे सवालात इस पर बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, ये कोरोना हम तो समझ रहे थे कि शायद जान छूट गई है, लेकिन ये तो फिर से सामने ज़्यादा केसेस नज़र आना शुरू हो गए, तो अब ये क्या कोई नया वेरिएंट आ गया डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया जी। देखें, कोरोना कहीं गया नहीं था। कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि दुनिया में केसेस 2019 दिसंबर से ऐसा दिन आया हो कि ना रिपोर्ट हुए हों। कम और ज़्यादा इसका होना इसका एक नेचुरल हिस्ट्री है और नेचुरल अमल है। जब कम होता है तो हम ये समझते हैं कि ख़त्म हो गया है, लोग भी यही समझते हैं, मीडिया भी यही समझता है, और फिर हम इसको भूल जाते हैं और हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, ना कि हमें वायरस डिक्टेट करती है कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो फिर ज़ाहिर है कि ये बढ़ना शुरू हो जाती है। किसी हद तक जब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम काफ़ी इफ़ेक्टिव हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसकी वजह से
हमारी इम्यूनिटी क्रिएट हुई, कुछ लोगों को एक्सपोजर हुआ तो शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी क्रिएट हुई, तो उसकी वजह से कम ज़रूर हुए थे केसेस। लेकिन जब आप ये सब कुछ गिव अप कर देंगे और आपकी इम्यूनिटी जो आपने एक्वायर की होती है, चाहे वैक्सीन से या बीमारी से, वो ओवर द टाइम फॉल होती है। तो इसलिए जाहिर है कि इसके दूसरा जो नए वेरिएंट्स की आप बात करें कि बेसिकली जो ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स आए हैं, जैसे B12157 था, और अब जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है वो B5 है और B4। अभी पाकिस्तान में मिक्सचर चल रहा है, लेकिन हमारी कोई लार्ज स्केल स्टडी हो नहीं रही कि हम एग्जैक्टली कह सकें कि कौन सा वेरिएंट है। लेकिन एक जो अच्छी चीज़ हुई है कोरोना में कि ओवर द टाइम जो इसकी म्यूटेशंस आई हैं या वेरिएशंस आई हैं, उसकी वजह से इसकी जो विरुलेंस थी, यानी कि इसकी जो शरह अमवात करने की अहलियत, उसकी एक प्रॉपर्टी थी, या फेफड़े को डैमेज करने की, वो ओवर द टाइम उसने लूज की है, यानी कम हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी हम देख रहे हैं डेथ रेट काफी कम है। लेकिन ये बताइए डॉक्टर साहब कि जो इस वैक्सीन है, क्या वही वाली वैक्सीन जो हम यूज कर रहे थे वही अब भी हम अगर उसके बूस्टर डोज लगवा लें तो वो हमारे लिए उतनी इफेक्टिव है? लाली साहब ने तो लगवा लिया है। जी, उतनी तो नहीं है, क्योंकि देखें जो 95% इफेक्टिवनेस थी पहले जो नेटिव इनके वेरिएंट्स थे, वाइल्ड टाइप वेरिएंट्स थे, उसमें अब जो ये B5, B4 जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो अब वेरिएंट्स मोस्ट प्रेवलेंट हैं दुनिया में, उनके अगेंस्ट ये 70s में आ गई है, 75, 76, डिपेंड्स अपॉन व्हाट। और बहुत सारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ने उसको मॉडिफाई भी कर दिया, खासकर मॉडर्ना की अब जो नई वैक्सीन्स आ रही हैं वो मॉडिफाइड वैक्सीन्स हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कवर करती हैं इसको। देखें, ये एक बहुत बड़े साइज़ की वायरस है और इसमें म्यूटेशंस और वेरिएशंस आती रहेंगी, और ये आप ये बिल्कुल मेंटली, फाइनेंशियली, फिज़िकली मुल्क को भी और मीडिया हाउसेस को भी और अवाम उन्नास को भी तैयार रहना चाहिए कि ये 3-4 साल एंडेमिक रहेगी। अभी तो खैर पेंडेमिक से ये डाउनग्रेड ही नहीं हुई, इसके बाद ये एंडेमिक होगी और फिर कहीं जाके फिर भी इसके कभी-कभी इसकी आती रहेंगी आउटब्रेक्स। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, डॉक्टर साहब एक अगर हिलाली साहब पहले आपके हिलाली साहब। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त अनफॉर्चुनेटली आज वो कहने लगा कि शायद वो टेस्ट पॉजिटिव किया है, तो मैंने उसे कहा सोचो तुम किधर थे, क्या था, और वो मुझे बता रहे थे कि कुछ दिन पहले वो गए थे हज्जाम के पास, नाई के पास, और उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने इस्तेमाल किया, माने नाक के अंदर जाके बाल वाल काटना, ये वो। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल हर बात सच कही है, वी कैन नॉट एस्केप दिस, मगर गवर्नमेंट को और खास तौर बाबर्स को मिसाल के तौर पे एक पूरा यूनियन है, एक ट्रेड यूनियन है, उनको क्यों नहीं किसी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और कहते हैं उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हर वक्त साफ हो। आई मीन आप सोचिए तो सही कि एक बेचारा नीडलेसली उसको बीमार इसलिए हुआ है कि वो जो सिजर्स हैं और शेविंग इक्विपमेंट है वो साफ नहीं था। ठीक, बिल्कुल सही कहा जी आपने हलाली साहब। मैं आपको ये बताऊं कि चलें, ये तो कोविड था, पाकिस्तान उन मुल्कों में शुमार होता है जहां हेपेटाइटिस बी और सी बहुत ज़्यादा, और हमारी अपनी स्टडी एक पब्लिश हो चुकी हुई है जहां हमने देखा कि डेंटिस्ट जो हैं ये और हजाम जो हैं ये सबसे ज़्यादा फैलाव करते हैं इस बीमारी का, हेपेटाइटिस बी, सी और किसी हद तक HIV एड्स का भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लाइसेंस्ड होनी चाहिए, जहां ह्यूमन हेल्थ इन्वॉल्व है उनका लाइसेंस होने चाहिए प्रीमिसेस। लेकिन आपको पता है कि दाता साहब के बाहर आप चले जाएं, वहाँ बोरियों पे लोग बैठे हैं और दांत भी निकाल रहे हैं और आपके शेव भी वो 5 रुपए में कर देते हैं, लेकिन वो 5 रुपए में बाद में आपको 5 लाख का इलाज कराना पड़ता है हेपेटाइटिस बी और सी का, जहाँ कैंसर हो जाता है। अच्छा डॉक्टर राइट इन दिस। लेकिन जहाँ तक अभी कहा कि सवाबी का एक एग्जाम्पल दी, तो मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि इस वक्त टू बी ऑनेस्ट हमें नहीं पता, वी आर जस्ट गेसिंग के कितने केसेस हैं। देखें, ये जो पॉजिटिविटी का रेट से आप केसेस एनालाइज कर रहे हैं, अब सवाबी की एग्जांपल आप ले लें, वहां टोटल 9 टेस्ट हुए
9 में से 5 पॉजिटिव आ गए, आप कह रहे हैं जी 45% पॉजिटिविटी आ गए। अब 9 एट द सवाबी जो लाखों लोगों की आबादी है, दिस इज नथिंग। जब तक हम पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज नहीं करेंगे कि मस्जिद से लेके हर तीसरे घर में जाएं टीमें और पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी नहीं करें, आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता लगेगी। जब ग्राउंड रियलिटी नहीं पता, आप एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन नहीं कर सकते। यू विल बी जस्ट कंटिन्यू टू के लिए हमारे पास सैंपल साइज ज्यादा होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि वजारत कौमी सेहत जो है उनके ज़राए का कहना है कि हर 5 दिन में कोरोना के केसेस डबल हो रहे हैं, हर 5 दिन में। तो हम क्या ये जो अब केसेस आ रहे हैं इसमें हम क्या ये कह सकते हैं कि ये छठी लहर है जो अब जो ये इतने केसेस आ रहे हैं? देखें इमरान भाई, मैं लहर को मैं कभी भी लहर नहीं समझता, ये कांस्टेंट फिनोमिनन है। जब हम एहतियात करते हैं, जब हम थोड़ा खौफ में मुब्तला होते हैं, हम बड़ी पुरहजूम जगह पे नहीं जाते हैं तो मास्क पहन के जाते हैं और फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं या हैंड हाइजीन का ख्याल करते हैं, बाल खुद काट लेते हैं बजाय वहाँ हजाम के पास जाने पे। इस किस्म की जब हम एहतियाती तदाबीर करते हैं, शादियाँ हम 500 की नहीं करते, 100 बंदे की कर लेते हैं, तो डेफिनेटली ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहने चाहिए, चाहे कोई लहर हो या ना हो। ये कांस्टेंट फिनोमिनन है। डिटर्मिनेंट इसमें ये है कि वायरस की रिमेंबर कि ये 39,000 इसमें वेरिएशंस और म्यूटेशंस आ सकती हैं और अभी तकरीबन 6,000 के करीब सिर्फ आई हैं। तो इसलिए इट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी और जो इसकी म्यूटेशंस फॉर्चुनेटली आ रही हैं या अनफॉर्चुनेटली वो लगाव बढ़ा रही हैं क्योंकि वो सारी इसके कांटों में आ रही हैं, स्पाइक प्रोटीन्स में इसकी, और वो इसकी अहलियत एक से दूसरे को लगने के कई गुना बढ़ा रही हैं। लेकिन क्या डॉक्टर साहब ये अब भी आप ये समझते हैं कि जैसे पहले इतना ये हलाकत खेज साबित हो रहा था, आपने खुद भी कहा कि अब उस तरह वीक हमें नजर आ रहा है ये, तो अब हम इसको फिर एक जनरल जैसे फ्लू को हम लेते हैं उसी तरह समझें, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे से इन्फेक्ट हो भी जाते हैं लेकिन वो चूंकि इतनी तशवीशनाक नहीं होती बीमारी, तो इसलिए फिर हम उसको ज़्यादा बॉदर नहीं करते। मेरा ख्याल है कि इसको हमें अभी भी बहुत सीरियसली लेना है। एक ज़िंदगी का भी चला जाना ऐसे ही है जैसे पूरी इंसानियत मर गई। तो देखें, किसी की जान तो जा रही है ना, चाहे हम 5 डेथ्स ही रिपोर्ट करें और रिपोर्टिंग भी हम बहुत कम डेथ्स की करें। 5 का मतलब है कम से कम 50 की डेथ हो रही हैं जो अनरिपोर्टेड जा रही हैं, क्योंकि अब इस वक्त एक फटीग है, पूरे हर लेवल पे फटीग है। चाहे वो मीडिया हाउसेज हैं वो भी बहुत कम इसको टाइम दे रहे हैं, जो पब्लिक है वो भी फटीग हो चुकी है, पेंडेमिक फटीग इसको कहते हैं, और गवर्नमेंट भी उतनी ओनरशिप इस वक्त कम से कम नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हमारे पास एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़, एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस का इस वक्त एविडेंस ही नहीं हम डिग आउट कर रहे, तो हम कैसे आगे प्लान कर सकते हैं? सीरियस नहीं हो रहे, लेकिन ये हमें ये ना हो कि इसके फिर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़े। लेकिन डॉक्टर साहब फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि अब जैसे आपने बताया लॉन्ग जर्नी है, दैट मीन्स कि फिर हम तो यही समझे कि अब हमने अपनी लाइफ जो है वो हमेशा इन एहतियाती तदाबीर के साथ ही गुजार रही है, उसके अलावा नॉर्मल जो एक लाइफ हुआ करती थी फिर उसका कॉन्सेप्ट ना सोचा जाए। अब देखिए, आपका ये प्रोग्राम यू आर विजिट्स ऑफ फ्यूचर पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स में मैं आपको एक बताता चलूं कि ये चली भी जाए तो अगर 1 करोड़ लोगों ने जो कि इसके साथ मरे हैं, दुनिया में मरना है चंद महीनों में या सालों में, वो कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत अनलाइकली है या कोई वॉर से, वो मरेंगे किसी माइक्रोब से ही, ये प्रिडिक्शन है। वो वायरस भी हो सकती है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई फंगस हो सकती है। इसीलिए जो अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपनी हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग पे ज़्यादा खर्चेंगे बजाय अपने मिलिट्री आर्सेनल पे। लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल विल बहुत बड़ी चाहिए और उसके लिए आपके पास पीछे एक क्लियर कट आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए फ्रॉम द लेजिस्लेटर्स एंड फ्रॉम द पीपल बिहाइंड यू। डॉक्टर साहब साथ रहेगा, मैं इमरान साहब और हिलाल साहब का एक शॉर्ट कमेंट वैसे आप लोगों को याद मैं जरूर कमेंट दूंगा, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब जो मौजूदा वजीर आज़म है मियां शहबाज शरीफ, आपका उनसे ज़ाती ताल्लुक है, आपने उनके साथ पहले भी काम किया, तो आप उनसे नहीं आपने बात की कि इस वैक्सीन के हवाले से ख़ास तौर पे या कोरोना के लिए वो करें, जैसे उन्होंने डेंगू पे काम किया था तो कोरोना को भी उतना ही सीरियस लें? मेरा ख्याल है वो ले रहे होंगे ज़रूर, लेकिन मेरी उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें,
इमरान, ये जो इस वक्त बहुत उनका मेरा ख्याल है कि जिम्मेवारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और एक उनको अपनी हुकूमत, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है, उसी में मेरा ख्याल है कि उनको शायद टाइम नहीं मिल रहा होगा कि इस तरफ इतना ज़्यादा तवज्जो हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि और फिर वो डायरेक्टली तो हेल्थ देख भी नहीं रहे, हेल्थ मिनिस्टर हैं, और वो पंजाब में तो उस वक्त वो हेल्थ मिनिस्टर भी खुद ही थे, और डेंगू में मेरा ख्याल है जितना उन्होंने काम किया और जितना बर्डन अच्छा ज्यादा है, तो वो जाहिर है कि उस तरह से अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही उनकी इस तरफ तवज्जो। लेकिन इलाली साहब, ये अब ईद भी बिल्कुल सर पर है, और हमने ये पहले भी देखा है, विटनेस किया है कि जब भी ईद और इस तरह के दीगर इज्तिमात होते हैं तो उसमें ज्यादा कोरोना फैला। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? कराची में तो वैसे भी काफी ज्यादा पॉजिटिविटी रेट आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ लग रहा है कि सिंध गवर्नमेंट पहले की तरह कोई सीरियस हुई हुई है? पहले तो बहुत ज्यादा वो हमेशा कोरोना पे एम्फसाइज कर रही थी। लाली साहब, नहीं, सिंध गवर्नमेंट है ही नहीं, ऐसी चीज है ही नहीं, समथिंग कॉल्ड सिंध गवर्नमेंट। मगर मैं आपको 2-3 चीजें बताऊं। हमें अभी पता चला है, डॉक्टर साहब कंफर्म करेंगे, कि अगर एक कमरे में वेंटिलेशन अच्छा हो, बाहर से अगर हवा हो, तो बहुत कम है रिस्क इसका। तो मैं ये जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, जो ये सब चीज़ बंद होता है इसलिए कि एसी लगाया जाता है, इनको पता नहीं है, दे आर डेथ ट्रैप्स फॉर कोरोना। इनके पास जाके किसी को कहना चाहिए, और ये सब लोकल गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए, और ये सब हो सकता है। आई टेल यू इट कैन बी डन, मगर अगर लोग सीरियस हो, मगर ये सीरियस नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने जी डॉक्टर साहब आप कमेंट कर लीजिए। जी बिल्कुल सही कहा लाली साहब ने कि अगर आप ओपन स्पेसेस या वेल वेंटिलेटेड स्पेसेस में हों तो इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। डिस्टेंस भी आपका कम भी हो जाए तो फिर भी कम हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि शादियां भी इंडोर ही ज़्यादातर हो रही हैं, और गर्मी है, और इसलिए एयर कंडीशनिंग को यूज़ और सेंट्रली एयर कंडीशन यूज़ हो रहा है, तो इसलिए ट्रांसमिशन का चांसेस बहुत बढ़ गया। और जहाँ तक ईद का है, अनफॉर्चुनेटली आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरा ख्याल है कि ईद एक ऐसा मौका होगा कि जानवर ख़रीदने तक और पूरे के पूरा मोहल्ला चला जाता है एक जानवर ख़रीदने, तो फिर वहाँ पे ऊपर टेंट्स वगैरह लगे होते हैं और बहुत कुछ हुआ होता है, तो इसलिए बहुत, और हर किसी ने टच भी करना है जो उस जानवर को। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम इस वक्त बजाय इसके कि अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानी दें या अपनी सेहत की कुर्बानी दें, हम जानवर की कुर्बानी पे इक्तफा कर लें और खुद एहतियाती तदाबीर कर लें। या इज्तिमाई कुर्बानी, एक बंदा चला जाए वो करके आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही महंगाई का दौर अब यही करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने वक्त दिया और कोरोना के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त आप तो उम्मीद करते हैं नाजरीन कि इससे पहले कि ये दोबारा से एक सीरियस थ्रेट बन जाए हम सब की लाइफ्स के लिए और हमारा जीना मुश्किल हो जाए, पहले की तरह मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो जाएं, उससे बेहतर यह है कि अभी से एहतियात कर ली जाए और इसको यहीं पर रोक लिया जाए, वरना फिर सिचुएशन खुदा न खास्ता हाथ से निकल भी सकती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।